नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव की, और वो था गांधी का तीसरा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने जो बातचीत की उसमें क्रिप्स मिशन के बारे में बात की गई थी। और क्रिप्स मिशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो पहला ऐसा प्रस्ताव था जिसमें भारत के विभाजन की प्रथम ब्रिटिश स्वीकृति दिखाई देती है। इस क्रिप्स मिशन का विरोध अंतिम रूप से इसलिए किया गया क्योंकि वायसराय को वीटो पावर अर्थात निषेधाधिकार देने की बात की गई थी, तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। हम लोग जानते हैं कांग्रेस का इस समय जो नेतृत्व था वो मौलाना आज़ाद के पास था, और अगर मैं सेकेंडली कहूँ तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की भूमिका मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो इन लोगों ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया, और अब महात्मा गांधी एक नए आंदोलन को विकसित करने की प्लानिंग कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति के सामने ये रखा कि हम एक नया आंदोलन विकसित करेंगे जिसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन होगा। आपको बताएं, भारत छोड़ो का जो नारा है वो यूसुफ मेहर अली ने दिया, और यहाँ गांधी जो एक नए आंदोलन की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के सदस्य उनसे सहमत नहीं है। कांग्रेस के सदस्य सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि पहले दो आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर के हुए उसमें महात्मा गांधी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। आप देख लीजिए कि असहयोग आंदोलन भी अचानक खत्म हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौते के बाद धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। तो गांधी के आंदोलन पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है कांग्रेस को, इसलिए और तात्कालिक परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए, तो कांग्रेस के सदस्यों ने इस आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया। जब गांधी अपनी जिद पर आए तो उन्होंने ये कहा कि यदि आप लोग आंदोलन नहीं करना चाहते हैं और कांग्रेस के सदस्य ये समझते हैं कि कांग्रेस एक इतना बड़ा संगठन है तो यदि मैं कांग्रेस का सहयोग नहीं लूँगा तो मैं आंदोलन नहीं कर पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांधी ने कहा, मैं देश की बालू से, देश की रेत से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा और आंदोलन तो मैं करूंगा ही। तो गांधी की इस बात पर कांग्रेस के सदस्यों ने विचार किया कि गांधी अपनी जिद पर हैं, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं गांधी को स्वीकृति प्रदान कर दी, और स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही एक और आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का आरंभ होगा जिसका नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन। मैंने आपको पहले भी एक क्लास में बताया था कि किस तरह से गांधी के आंदोलन अपने आप में एक सोपान की तरह है, एक सीढ़ी की तरह है। पहले वो असहयोग सिखाते हैं, उसके बाद वो अवज्ञा करना सिखाते हैं, और अब जब उनको लगता है कि भारत के लोग शासन संचालन की स्थिति में आ गए हैं, वो योग्य बन गए हैं, वो शिक्षित हो गए हैं, तो अब वो अंग्रेजों के लिए सीधा कह रहे हैं कि आप भारत छोड़ दीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बातचीत हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बताएं, इसका जो प्रपोजल है, प्रस्ताव, वो वर्धा महाराष्ट्र में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया 14 जुलाई 1942। इसकी पुष्टि की गई, फाइनली इसको स्वीकृति प्रदान की गई 8 अगस्त 1942, और स्टार्टिंग डे जो है, ये स्टार्ट कब हुआ तो आपको बताएं 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये 8 अगस्त 1942 भी देखने को मिलता है स्टार्टिंग डे, पर एग्जैक्टली इसकी प्रतिपुष्टि जो है वो यहाँ पर है 8 अगस्त को, और 9 अगस्त को ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो पुष्टि की गई ये ग्वालियर टैंक बम्बई में, ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई, यहाँ पर ही इसकी पुष्टि की गई, और यहीं से ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। भारत छोड़ो का नारा जो है वो मैंने अभी आपको बताया किसने दिया, यूसुफ मेहर अली ने दिया। यूसुफ मेहर अली का ये नारा था, और महात्मा गांधी ने यहाँ पर 2 नारे दिए। वही, एक तो सेम हो जाएगा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और दूसरा करो या मरो। अब करो या मरो कहने के पीछे क्या है आपको बता दें। काफ़ी लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि करो या मरो की स्थिति क्या है, क्या गांधी हिंसात्मक हो गए? नहीं, आपको इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट कर लेना है। गांधी कह रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता के प्रयास के अधिकतम प्रयास करो,
स्वतंत्रता के जितने भी कोशिशें हो सकती हैं अधिकतम आप प्रयास करो, और यदि इस अभियान में आप सफल हो गए तो ठीक है, यदि आप असफल हो गए तो देश के लिए आप जान दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब करो या मरो, किसी दूसरे के प्रति हिंसा नहीं है, खुद को पूरी तरह समर्पित करने, खुद को स्वतंत्रता संग्राम में झोंक देने का संदर्भ है। तो यहाँ पर भी गांधी पूर्णतः कहीं हिंसक दिखाई नहीं देते हैं, ये अहिंसा से रिलेटेड ही है। अब देख लीजिए इस तरह का ये ग्वालियर टैंक बम्बई में ये प्रतिपुष्टि हुई, और उस प्रतिपुष्टि में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का ध्वज फहराया। आपको ध्यान रखना है, अरुणा आसफ अली इस आंदोलन में मुख्य भूमिका रखती हैं। तो अरुणा आसफ अली ने यहाँ पर कांग्रेस का ध्वज ग्वालियर टैंक बम्बई में फहराया, और ये आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो गया। इस आंदोलन में एक अंग्रेज महात्मा गांधी के साथ रहे, और उन्होंने ही महात्मा गांधी की जीवनी लिखी, और उनका नाम है लुई फिशर। लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है, और उनकी जो जीवनी है उसमें महात्मा गांधी के संबंध में, उनके इस आंदोलन के संबंध में विस्तार से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कि किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन में जो मुख्य भूमिका 3 पक्षों की हमें देखने को मिलती है वो कौन कौन से हैं, तो आपको बताएं। एक तो मजदूर, एक किसान, और इसके अलावा विद्यार्थी। और यदि मैं यहाँ पर समेटते हुए बातचीत कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो गांधी के तीनों आंदोलनों में इन तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं है जिसमें गांधी के साथ जन सामान्य ना जुड़े, अर्थात मजदूर, किसान या विद्यार्थी ना जुड़े। यहाँ क्या कहा गया, किसानों से ये कहा गया कि जो जमींदार जो उनसे टैक्स लेते हैं अंग्रेज़ों के पक्ष के हैं तो उन्हें आप टैक्स मत दीजिए। विद्यार्थियों से कहा गया कि यदि आप संभव है, आप में क्षमता है, तो आप शिक्षण संस्थाओं का विरोध कर दीजिए। परंतु यहाँ एक नई चीज़ थी कि आप सरकारी सेवकों को ये कह रहे हैं कि सरकारी सेवक अपने पद का त्याग नहीं करें, जहाँ तक संभव हो कांग्रेस के प्रति समर्थन दिखाएं, अपना समर्पण दिखाएं, परंतु अपने पद को छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करें। इस तरह के निर्देश जारी किए गए, और आपको बताएं बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन का विरोध किया। विरोध किसने किया, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इस आंदोलन का विरोध कौन कौन कर रहे हैं। तो BR अम्बेडकर, मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग का विरोध निश्चित रूप से था। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन्होंने विरोध किया है। इसके अलावा हिंदू महासभा, हिंदू महासभा भी गांधी की नीतियों से सहमत नहीं थी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात साम्यवादी दल, इन सब ने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का पुरजोर विरोध किया है। बात करते हैं कि समर्थन किसका है, तो कांग्रेस पूरी की पूरी लामबंद है। जन सामान्य ने तय कर लिया कि गांधी के साथ इस अंतिम आंदोलन में हम भाग लेंगे, और लोगों ने पूरी जान लगा दी, जेलें भरी जाने लगी। लोगों ने जिस तरह से एक बोल्शेविक क्रांति, यदि हम साम्यवादी क्रांति 1917 की पढ़ते हैं, रशिया की, रूस की, तो वहाँ पर जिस तरह के कुछ संदर्भ मिलते हैं वैसा ही कुछ देखने को यहाँ मिलता है। सरकारी ऑफिसेस को तोड़ा जा रहा है ना। उसके अलावा जगह जगह पर, स्थानों पर जो है अपनी सरकारें विकसित कर दी गई, कब्जे कर लिए गए। तो थोड़ा सा हिंसात्मक स्वरूप यहाँ पर था। और गांधी से जब कहा गया कि तुम तो अहिंसा की बात कर रहे थे, ये हिंसा भी होने लगी है, तो गांधी ने कहा कि अंग्रेज़ों की नीति ही गलत है, उनकी नीति की वजह से जनता अगर हिंसा कर रही है तो इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। तो इसका मतलब ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन कहीं ना कहीं कुछ रूपों में हिंसात्मक स्वरूप तक भी गया। इस आंदोलन के दौरान काफ़ी लोगों ने अपना बड़ा योगदान दिया, और उस योगदान में आपको बताएं गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उस कार्यकारिणी परिषद के सदस्य HP मोदी, MH अणे और NR सरकार, इन लोगों ने अपने जो कार्यकारिणी की सदस्यता थी वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को जेलों के लिए समर्पित कर दिया, अर्थात वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश नीतियों का पूरी तरह से विरोध होना था।
अब इस आंदोलन के शुरू में ऐसी क्या स्थितियां बनी कि सारा का सारा नेतृत्व जो है वो जेलों में चला गया। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहता है। देखिए, ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को विकसित नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है और विश्व युद्ध में भारतीय सेनाएं लड़ रही हैं। वहाँ पर भारतीय सेनाओं का सहयोग जरूरी है। ब्रिटिश सेनाएं भी अपनी पूरी जान लगा के लड़ रही हैं और ऐसी स्थिति में यदि भारत जैसे बड़े देश में एक आंदोलन विकसित होगा तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब गांधी बिल्कुल आंदोलन से पहले डिक्लेयर कर दिया करते थे कल से हम ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं, तो पहले ही दिन आपको बताएं 9 अगस्त 1942 को ही ये स्टार्टिंग डे पर ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर का मतलब है कि एक भी मिनट गवाए बिना सारे के सारे प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अब आप देख लीजिए कि प्रमुख नेता कौन कौन थे और किसको किस जेल में डाला गया। तो गांधी जी को देखिए, आगा खां पैलेस की बात करते हैं तो आगा खां पैलेस में किसे भेजा गया, तो गांधी को भेजा गया, कस्तूरबा गांधी को भेजा गया। गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी जो थे महादेव देसाई, इन्हें भेजा गया और इसके अलावा सरोजिनी नायडू, इन सबको आगा खां पैलेस में रखा गया। उसके अलावा बात करें अहमदनगर की, तो अहमदनगर जो जेल थी, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, JB कृपलानी, इस तरह के जो मुख्य नेता थे इनको अहमदनगर जेल में रखा गया। इसके अलावा बात करें तो बांकीपुर पटना यहाँ पर भेजा गया राजेंद्र प्रसाद को। और बात करें हजारीबाग सेंट्रल की, तो हजारीबाग सेंट्रल में भेजा गया जयप्रकाश नारायण को। तो इन सब नेताओं को बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया और जब आप देखते हैं कि नेतृत्व गिरफ्तार हो गया तो इस आंदोलन का संचालन बहुत मुश्किल स्थिति में चला गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि गांधी का कौन सा आंदोलन था जो आरंभ होते ही नेतृत्व विहीन हो गया, तो ये नेतृत्व विहीन हो गया गांधी का आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। अब ऐसी स्थिति में कैसे मैनेज किया जाएगा, ऐसी स्थिति में किस तरह से चीज़ें मैनेज की गई वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो समाजवादी दल है उस समाजवादी दल के नेताओं ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। ये जो जयप्रकाश नारायण थे, जो प्रमुख समाजवादी हैं, जिन्होंने लिखा है वाई सोशलिज्म, सोशलिज्म ही क्यों, समाजवादी क्यों, तो जयप्रकाश नारायण जो है वो ये हजारीबाग सेंट्रल से भागकर चले गए। और उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे इनके सहयोगी जिन्होंने भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इस नेतृत्व को एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन लोग हैं इसमें। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी। ये वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और बहुत सारे प्रयास ऐसे किए गए जहां पर इस आंदोलन की अग्नि को पूरे भारत में प्रचारित प्रसारित किया जा सके। पूरे भारत में इस आंदोलन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आपको बताएं इस आंदोलन के दौरान ही बम्बई और नासिक में रेडियो स्टेशन विकसित किए गए और उन रेडियो स्टेशन के माध्यम से पूरे भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार आरंभ हो गया। यहाँ कुछ 2-3 लोगों के नाम हम लोग जरूर जानें जिन्होंने इन रेडियो स्टेशन को विकसित करने में मुख्य भूमिका निभाई। तो यहाँ पर उषा मेहता का नाम सबसे ऊपर आता है। उषा मेहता ने बम्बई से रेडियो स्टेशन के माध्यम से जन जागरण के लिए प्रयास किए।
इनके सहयोगी थे राम मनोहर लोहिया, और इसी के अलावा M.K. खाकर भी यहाँ पर इनके सहयोगी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन सब लोगों ने योगदान दिया और इस योगदान की वजह से एक रेडियो स्टेशन विकसित हुआ, और इस रेडियो स्टेशन के द्वारा ही, इनका नाम करेक्ट कर लेते हैं, खाकर जी का, V.H. खाकर, तो इन सब लोगों ने रेडियो स्टेशन के माध्यम से क्या किया, जन प्रचार को गति प्रदान की। अब इस भारत छोड़ो आंदोलन में जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो गांधी के लिए बहुत दुरूह स्थितियाँ रही, क्योंकि पहले महादेव देसाई की मृत्यु हो गई, उसके बाद आगा खां पैलेस में ही कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई, तो गांधी बहुत विचलित और अकेले हो गए। तो ऐसी दिक्कतें भी यहाँ पर आई, परंतु आंदोलन बहुत प्रचंड रूप में पूरे भारत में फैलता चला गया, और इसी दौरान भारत में कुछ समानांतर सरकारें बनी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, समानांतर सरकारें क्या हैं। समानांतर सरकारें बनी। समानांतर सरकारों का मतलब देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन है और उसके बावजूद क्षेत्र विशेष में लोगों ने अपनी सरकारें स्थापित कर ली और वहाँ पर ब्रिटिशर्स का प्रवेश तक बाधित कर दिया। आप देखिए, सबसे पहली समानांतर सरकार बलिया उत्तर प्रदेश में विकसित की गई अगस्त 1942 को ही। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ तो पहली समानांतर सरकार अस्तित्व में आएगी, और ये बनाई थी चित्तू पांडे ने। ये केवल 1 सप्ताह तक चली। कितने दिन चली है? मात्र 1 सप्ताह तक चली है, परंतु भारत की पहली समानांतर सरकार ये स्वीकार की जाती है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके बाद दूसरी सरकार जो बनी वो तामलुक मिदनापुर, अर्थात बंगाल के क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में जो ये सरकार बनी है इसे जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, और इसके संस्थापक थे सतीश सामंत, और ये सरकार रही 1942 से लेकर 44 तक। ठीक है। इसी तरह की तीसरी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार सतारा में, सतारा हम लोग जानते हैं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। सतारा महाराष्ट्र में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार स्थापित की गई, और इसके संस्थापक जो थे वो थे वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल, और ये सरकार रही 1943 से लेकर 1945 तक। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इतने लंबे समय तक आपने अंग्रेज़ों को उस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया और अपनी सरकार को चलाया, अपना मंत्रिमंडल बना लिया और अपने तरीके से क्षेत्र विशेष का शासन चलाया। यहाँ पर 2 सरकारों का जिक्र और कर लेते हैं। एक ये उड़ीसा की ही दोनों सरकारें और थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तो कोरापुट उड़ीसा में भी एक सरकार बनी, और इसके संस्थापक थे लक्ष्मण नायक, और एक थी तलचर उड़ीसा। ये भी एक इसी तरह की सरकार बनाई गई थी, समानांतर सरकार। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, तलचर उड़ीसा में इस तरह की सरकार बनी। तो ये समानांतर सरकारें बनी, इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया और अंग्रेज़ों को वहाँ अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियों के तौर पर आप देख सकते हैं कि कहीं भारत के लोगों में ये कॉन्फिडेंस है कि अंग्रेज़ों को अपने शासन से दूर रखा जा सकता है, हम भी शासन संचालित कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब पूरा का पूरा यदि हम हॉल देखने की कोशिश करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कोई बहुत ज़्यादा आगे जाकर सक्सेसफुल नहीं होगा। सक्सेसफुल इसलिए नहीं क्योंकि नेतृत्व को अंदर रखा गया। गांधी को 42 से लेकर 44 तक जेल में रखा गया। वेवेल ने उनको फिर मुक्त किया है और 44 में इस आंदोलन को समाप्त भी घोषित कर दिया गया।
परंतु प्रभाव ये कि अब अंग्रेज़ों को लगता है भारत में उनका ज़्यादा समय तक टिके रहना संभव नहीं है। उनको दिख गया है परिस्थितियाँ ऐसी हैं नहीं, और जैसे ही हम अगली क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि धीरे धीरे अब अंग्रेज उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ पर भारत के विभाजन और भारत की स्वतंत्रता की बातचीत की जाने लगी है। इस आंदोलन के बारे में 2-3 फैक्ट्स को और देख लेते हैं। एक तो ये कि इस आंदोलन के बारे में एक जांच आयोग बना था जिसके अध्यक्ष थे विकेंडन, टी विकेंडन को इस जांच आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा बात करें तो जो लुई फिशर की किताब थी वो हमसे पूछी जा सकती है। आपको बताया लुई फिशर गांधी के साथ थे। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसकी किताब है? लुई फिशर की। ये भी हमसे पूछा जा सकता है। और आपको बताएं इस आंदोलन के दौरान अहमदाबाद में जो कपड़ा मिलें, अहमदाबाद हम लोग जानते हैं कि कपड़ा मिलों के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है, तो अहमदाबाद में कपड़ा मिलें 3 महीने तक बंद रही और इस वजह से उसे अहमदाबाद को भारत का स्टालिनग्राड कहा गया, स्टालिनग्राड कहा गया। ये आपको ध्यान रखना है, कपड़ा मिले बंद रही। आपको बता दें इसका संबंध किससे? रूस के अंदर 1917 में जो पहली क्रांति हुई, 1917 में 2 क्रांति हुई थी, फरवरी मार्च की, अक्टूबर नवंबर की। अब पहली क्रांति जो हुई थी वहाँ पर जो कपड़ा मिल के जो मजदूर थे उन्होंने क्रांति को स्टार्ट किया था 8 मार्च को, और उसी के कारण 7 मार्च को स्टार्ट हुई थी, 8 मार्च को महिलाएं शामिल हुई थी। तो वो पेट्रोग्राड या जिसे स्टालिनग्राड कहा गया बाद में, उस स्थान पर इस तरह का आंदोलन हुआ था। उसी की कॉपी भारत में दिखाई देती है और इस वजह से अहमदाबाद को भारत का स्टालिनग्राड भी कहा गया इस आंदोलन के दौरान। तो ये भी फैक्ट है जो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। कुल मिला के ये कि इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों को जगा दिया और भारत की स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त कर दिया, और फिर अंग्रेज जब मजबूर हो जाएंगे तो उन्हें भारत को स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। गांधी का ये राष्ट्रीय आंदोलन अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन था, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि गांधी ने पूरी जनता को साथ लेकर एक बड़ा प्रयास किया और उस प्रयास के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को ये महसूस कराया कि भारत के सभी लोग अब पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे हैं और अब औपनिवेशिक स्वराज्य या इस तरह के झांसों में हम लोग आने वाले नहीं। ठीक है, तो ये हमने बात की भारत छोड़ो आंदोलन की, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे के संदर्भ की। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।